तो आज हमारे सामने दुनिया के 12 सबसे अनोखे सस्टेनेबल घरों पर लिखा एक लेख है। हाँ, और इसमें बताया गया है कि कैसे ये घर पर्यावरण के लिए एक बेहतर भविष्य बना रहे हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, मैंने जब ये लेख पढ़ा तो मैं सच में बहुत प्रभावित हुआ। मतलब इटली का वो वर्टिकल फॉरेस्ट, कमाल है वो तो। है ना, एक पूरी बिल्डिंग को ही जंगल में बदल देना, या फिर ब्रिटेन का कॉट्सवोल्ड्स पैसिव हाउस जो जितनी ऊर्जा इस्तेमाल करता है उससे 4 गुना ज्यादा बना रहा है। हाँ, उदाहरण तो वाकई बहुत शानदार है, लेकिन लेख खत्म करने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया, तो अब मैं क्या करूं? हाँ, सही कहा। मतलब ये एक बहुत अच्छी आर्ट गैलरी में घूमने जैसा था। आप सुंदर चीजें देखते हैं पर घर आकर ये नहीं समझ पाते कि उस कला को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें। बिल्कुल, यही बात मुझे भी महसूस हुई। ये एक प्रेरणा देने वाली सूची है, पर एक व्यावहारिक गाइड नहीं है। हाँ, हर घर अपने आप में एक हीरो है, लेकिन वे सब अलग अलग कहानियों के हीरो लगते हैं। उनके बीच कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। और यहीं पर इस लेख को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा मौका छुपा है। तो मेरा पहला सुझाव है कि इन केस स्टडीज को सिर्फ एक सूची की तरह पेश करने के बजाय उन्हें एक विश्लेषणात्मक ढांचे में व्यवस्थित करना चाहिए। एक विश्लेषणात्मक ढांचा मतलब? देखिए, अभी ये लेख एक किराने की दुकान जैसा है। सारा सामान अलमारियों पर रखा है, लेकिन आपको खुद सोचना है कि उससे क्या बनाना है। अच्छा, हम इसे एक रेसिपी बुक में बदल सकते हैं जो बताती है कि इन सामग्रियों का उपयोग करके क्या-क्या बनाया जा सकता है। रेसिपी बुक, ये उदाहरण बहुत अच्छा है। मतलब हम इन घरों को उनकी खूबियों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ घर शायद ऊर्जा बचाने में माहिर हो। बिल्कुल, कुछ पानी बचाने में। हम इन्हें इनकी मुख्य सस्टेनेबल रणनीति के आधार पर समूहों में बांट सकते हैं। इससे पाठक को सिर्फ अलग अलग घर नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी हासिल करने के अलग अलग रास्ते या कह लीजिए कि फलसफे दिखाई देंगे। दिलचस्प है। तो पहला समूह क्या हो सकता है? एक समूह हो सकता है अत्यधिक ऊर्जा दक्षता, रेडिकल एफिशिएंसी का। अत्यधिक ऊर्जा दक्षता, अच्छा। इसमें तो मेरे ख्याल से कॉट्सवोल्ड्स पैसिव हाउस पक्का आएगा, क्योंकि वो तो ऊर्जा बनाता है। हाँ बिल्कुल, कॉट्सवोल्ड्स पैसिव हाउस और बकिंघमशायर का सेल्फ हीटिंग हाउस दोनों इस समूह के लिए परफेक्ट है। ये दोनों घर इस सोच पर बने हैं कि सबसे सस्ती और सबसे साफ ऊर्जा वो है जिसका आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। सही बात है। जब पाठक इन दोनों को एक साथ पढ़ेगा तो वो समझेगा कि सस्टेनेबल डिजाइन का एक बड़ा रास्ता टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के जरिए ऊर्जा की बर्बादी को पूरी तरह खत्म करना है। ये तो समझ में आता है, ये एक बहुत ही टेक्निकल तरीका है। लेकिन कुछ घर तो बहुत ज्यादा प्राकृतिक लगते हैं, जैसे आपने कहा मिलान का वर्टिकल फॉरेस्ट। वो तो किसी अलग ही सोच का नतीजा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और वही हमारा दूसरा समूह बन सकता है, प्रकृति के साथ एकीकरण, इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें वर्टिकल फॉरेस्ट आएगा, अर्जेंटीना का होलबर्ग हाउस और ऑस्टिन का एडवाइलैंड हाउस। ये घर इमारतों को कंक्रीट के ढांचे के तौर पर नहीं देखते। नहीं, वे उन्हें एक जीवित सांस लेते हुए इकोसिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। होलबर्ग हाउस के चारों ओर जो पानी का सिस्टम है या वर्टिकल फॉरेस्ट पर लगे हजारों पेड़ पौधे, वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो असल में काम करते हैं। हाँ, वे इमारत के तापमान, हवा की क्वालिटी और वहाँ रहने वालों की सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो हमारे पास 2 अलग अलग नजरिए हो गए। एक है मशीन की तरह कुशल बनो, और दूसरा है प्रकृति का हिस्सा बनो। ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या कोई तीसरा नजरिया भी हो सकता है? हाँ, एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण समूह है पुनर्निर्माण और टिकाऊ सामग्री, सस्टेनेबल मटेरियलिटी एंड लाइफ साइकिल का। टिकाऊ सामग्री मतलब हम किस चीज से घर बना रहे हैं। हाँ, और पुरानी चीजों का क्या कर रहे हैं? इसमें न्यूयॉर्क का HA60 हाउस आ सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक पुरानी इमारत को गिराने के बजाय उसे बचाना था। और साथ ही FP10 हाउस भी, जिसमें रिसाइकल्ड चीजों का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये समूह इस सवाल पर ध्यान केंद्रित करता है, हम चीजें किस चीज से बनाते हैं और उनका जीवन काल खत्म होने पर उनका क्या होता है। तो इस तरह की ग्रुपिंग से लेख एक साधारण सूची से बढ़कर एक रणनीतिक गाइड बन जाता है। ये फ्रेमवर्क तो वाकई लेख की पूरी शक्ल ही बदल देगा। पाठक को सोचने का एक नया तरीका मिलेगा।
लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है। पूछिए। चलिए, मान लिया कि पाठक ने इन समूहों को समझ लिया, पर फिर भी ये घर बहुत बहुत महंगे और पहुंच से बाहर लग सकते हैं। एक आम इंसान सोचेगा ये सब मेरे लिए नहीं है। इस धारणा को कैसे तोड़ें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमारे दूसरे सुझाव में है। पर्यावरणीय और वित्तीय प्रभाव को आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करना। आंकड़ों के साथ? हाँ, अभी लेख में गुणात्मक बातें ज्यादा हैं, जैसे शानदार डिजाइन या आरामदायक जगह। ये बातें अच्छी हैं पर भरोसेमंद नहीं है। पाठक जानना चाहता है असल में कितना पैसा लगा, ऊर्जा बिलों में कितनी बचत हुई। लेकिन इतने सारे आंकड़े, कहीं ये लेख बहुत ज्यादा टेक्निकल और बोरिंग तो नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रेरणा देने के चक्कर में उसे एक अकाउंटिंग रिपोर्ट बना दें? नहीं, ये एक जायज चिंता है। देखिए, हमें हर एक आंकड़ा नहीं देना है। हमें सिर्फ कुछ मुख्य प्रदर्शन संकेतक यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देने हैं और उन्हें एक कहानी के रूप में पेश करना है। कहानी के रूप में? कैसे? उदाहरण के लिए लागत और निवेश पर रिटर्न, कॉस्ट एंड ROI की बात करते हैं। जब हम पैसिव हाउस का जिक्र करें तो हम ये बता सकते हैं कि इसे बनाने में पारंपरिक घर की तुलना में लगभग 7 से 15% अतिरिक्त लागत आती है। देखिए, यही तो समस्या है। जैसे ही पाठक अतिरिक्त लागत सुनेगा, वो सोचेगा कि ये उसके बजट से बाहर है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें इसके आगे ये भी बताना है कि ये घर ऊर्जा की खपत में 90% तक की कमी लाता है। 90%? हाँ, 90%। इसका मतलब है कि वो अतिरिक्त लागत ऊर्जा बिलों में हुई बचत से सिर्फ 10-12 वर्षों में वसूल हो जाती है। ओह! अब ये खर्च नहीं बल्कि एक निवेश लगता है, एक स्मार्ट आर्थिक फैसला, सिर्फ एक महंगा शौक नहीं। ये जानकारी पाठक को सशक्त बनाती है। अच्छा, तो आंकड़ों को इस तरह पेश करना है कि वे पाठक के फैसले लेने में मदद करें। ये तो बहुत कारगर हो सकता है। और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में क्या? उसे कैसे मापें? उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, सन्निहित कार्बन। सन्निहित कार्बन? हाँ, हम सब जानते हैं कि घर चलाने में बिजली लगती है जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, लेकिन घर को बनाने में यानी सीमेंट, स्टील और दूसरी सामग्री बनाने और ट्रांसपोर्ट करने में जो कार्बन खर्च होता है उसे सन्निहित कार्बन कहते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई घर अपने जीवन काल में बहुत कम ऊर्जा इस्तेमाल करे, लेकिन उसे बनाने में ही इतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो गया हो कि उसका कुल फायदा कम हो जाए। बिल्कुल, यही वजह है कि ये आंकड़ा इतना जरूरी है। जहाँ भी क्रॉस लैमिनेटेड टिम्बर या रिसाइकल्ड स्टील का उपयोग हुआ है, हम बता सकते हैं कि इससे कंक्रीट की तुलना में कितना सन्निहित कार्बन कम हुआ। और पानी की बचत? कई घरों में वर्षा जल संचयन का जिक्र है। हाँ, यह हमारा तीसरा KPI हो सकता है, पानी की बचत। यह बताने के बजाय कि घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, हमें यह बताना चाहिए कि इस सिस्टम से सालाना 50,000 लीटर पानी की बचत होती है, जो इस परिवार की पानी की 70% जरूरत को पूरा करता है। अच्छा, ये ठोस आंकड़े इन घरों की कहानियों को सिर्फ दिलचस्प से बदलकर प्रभावशाली बना देते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो अब हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो क्या बताता है और आंकड़े हैं जो कितना बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज अभी भी गायब है, वो है क्यों। क्यों? हाँ, उदाहरण के लिए FP10 हाउस में एक खुला फ्लोर प्लान और बड़ी खिड़कियां हैं। लेख ये बताता है कि वहाँ क्या है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक डिजाइन का चलन है या इसके पीछे कोई गहरा सस्टेनेबल सिद्धांत काम कर रहा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही हमारा तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है। हर डिजाइन विशेषता को उसके पीछे के गहरे डिजाइन सिद्धांत से जोड़ना। मतलब हमें हर फीचर के पीछे की वास्तुशिल्प सोच को उजागर करना होगा। हाँ, हर मुख्य विशेषता को उसके पीछे के एक स्थापित डिजाइन सिद्धांत से जोड़कर समझाना होगा। इससे लेख सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि शिक्षाप्रद बन जाएगा। चलिए FP10 हाउस का ही उदाहरण लेते हैं। ठीक है। उसके खुले फ्लोर प्लान और बड़ी खिड़कियों को हम दृष्टि रेखाओं का विस्तार, एक्सटेंडिंग लाइंस ऑफ साइट के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। दृष्टि रेखाओं का विस्तार, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। इसका क्या मतलब है? ये एक वास्तुशिल्प तकनीक है जहां डिजाइनर जानबूझकर ऐसी व्यवस्था करता है कि आपकी नज़र दीवारों या कोनों पर रुके बिना दूर तक जा सके
अक्सर बाहर प्रकृति तक। ओ अच्छा। इससे छोटी जगहें भी बड़ी, खुली और हवादार महसूस होती हैं। ये सिर्फ सौंदर्य की बात नहीं है। जब कोई जगह प्रकृति से जुड़ी हुई महसूस होती है तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और दिन में कृत्रिम रोशनी की जरूरत को भी कम करता है। ये तो कमाल है। आपने एक साधारण फीचर को एक शक्तिशाली डिजाइन टूल में बदल दिया। अच्छा, मिलान के वर्टिकल फॉरेस्ट के बारे में क्या कहेंगी? उसे किस सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है? वर्टिकल फॉरेस्ट बायोफिलिक डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बायोफिलिक डिजाइन? हाँ, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मकसद सिर्फ CO2 सोखना या शहर को ठंडा रखना है। वो सब फायदे हैं, लेकिन इसका मूल सिद्धांत बहुत गहरा है। बायोफिलिक डिजाइन इस विचार पर आधारित है कि इंसानों में प्रकृति से जुड़ने की एक सहज आनुवांशिक जरूरत होती है। अच्छा। जब हम इमारतों में सीधे तौर पर प्रकृति को एकीकृत करते हैं, पेड़ पौधे, पानी, प्राकृतिक रोशनी, तो यह हमारे तनाव के स्तर को कम करता है, हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है और हमें ज्यादा खुश महसूस कराता है। मतलब ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। बिल्कुल। वर्टिकल फॉरेस्ट सिर्फ एक इको फ्रेंडली इमारत नहीं है, ये इंसानी सेहत के लिए डिजाइन की गई इमारत है। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। एक और उदाहरण लेते हैं, शायद सबसे टेक्निकल वाला, कॉट्सवॉल्ड्स पैसिव हाउस और उसकी एयर टाइटनेस। उसे कैसे समझाएंगे? हाँ, उसका वो आंकड़ा 0.18 मीटर क्यूब HRM2 बहुत प्रभावशाली है, पर ज्यादातर लोग इसका मतलब नहीं समझेंगे। सही बात है। उसे सिर्फ एक नंबर के रूप में पेश करने के बजाय हमें उसे एयर टाइट बिल्डिंग एनवेलप के सिद्धांत के रूप में समझाना चाहिए। ये पैसिव हाउस डिजाइन के 5 मुख्य स्तंभों में से एक है। बिल्डिंग एनवेलप से आपका मतलब है इमारत की बाहरी दीवारें और छत? हाँ, इमारत का पूरा बाहरी खोल। ये सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा बचाने के लिए सिर्फ मोटा इंसुलेशन लगाना काफी नहीं है। आपको इमारत को इतना सील करना होगा कि हवा अनियंत्रित रूप से दरारों से अंदर बाहर ना हो सके। अच्छा। सोचिए, सर्दियों में आप कितना भी मोटा स्वेटर पहन लें, अगर उसकी जिप टूटी हुई है तो ठंडी हवा अंदर आती रहेगी। एयर टाइट एनवेलप उस जिप को ठीक करने जैसा है। वाह, ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। एक जटिल तकनीकी आंकड़ा एक बहुत ही सरल सिद्धांत का उदाहरण ही बन गया। बिल्कुल। ये सच में बहुत ही उपयोगी है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो हमने इस बेहतरीन लेख को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए 3 बड़े कदम सुझाए हैं। हाँ, पहला कदम है केस स्टडीज को एक बिखरी हुई सूची से निकालकर एक विश्लेषणात्मक ढांचे में पिरोना। उन्हें उनकी मुख्य रणनीति के आधार पर समूहों में बांटना। चाहे वो अत्यधिक दक्षता हो, प्रकृति से जुड़ाव हो या टिकाऊ सामग्री, इससे पाठक को एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। दूसरा कदम उन घरों को जमीन पर उतारना है, मतलब उन्हें सिर्फ सपनों के प्रोजेक्ट जैसा दिखाने के बजाय ठोस आंकड़ों से जोड़ना। लागत कितनी आई, निवेश कितने समय में वापस मिलेगा, कार्बन फुटप्रिंट कितना कम हुआ और पानी की कितनी बचत हुई। ये आंकड़े लेख को विश्वसनीय और व्यवहारिक बनाते हैं। और तीसरा और आखिरी कदम है सतह से नीचे जाकर डिजाइन के क्यों को समझना। हर विशेषता को उसके पीछे के गहरे वास्तुशिल्प सिद्धांत से जोड़ना, ताकि पाठक सिर्फ फीचर्स की नकल न करे बल्कि उस सोच को अपना सके। इन सुझावों को अपनाने से यह लेख सिर्फ प्रेरणा देने वाला एक दस्तावेज नहीं रहेगा, बल्कि एक व्यवहारिक और शिक्षाप्रद गाइड बन सकता है, जो पाठकों को अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए सच में सशक्त करेगा। बिल्कुल, यह एक शानदार लेख है और इसमें दुनिया को बदलने की क्षमता है। इन बदलावों से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। हम आपके संशोधित संस्करण को देखने के लिए उत्सुक हैं। आप जब भी तैयार हो, अपना काम हमें दोबारा भेज सकते हैं। Hey Design Fox, hit the subscribe to Artilet. See you later on next one.